Hello everyone, welcome to the initiative of Mains Answer Writing Program. Friends, this is an initiative जिसमें हम रोजाना आंसर राइटिंग किया करेंगे and over my Telegram channel that is Kapil Bhardwaj for you. कपिल भारद्वाज फॉर यू, वहां पे मैं डेली बेसिस पे आपको इस आंसर के क्वेश्चन को प्रोवाइड करूंगा और आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगा एंड यस एवरी डे फिर आपको ये वीडियो मिला करेगी जिसमें हम डिटेल एनालिसिस किया करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है पहला वो है कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ द नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दीज एरियाज। यहाँ पे पूछा गया आपसे, एक तो कमेंट वर्ड बोला गया है और दूसरा बोला गया है कि दो पार्ट में क्वेश्चन है आपका। वन इट इज टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया और दूसरा बात की गई है नेचुरल हैजार्ड के बारे में कि नेचुरल हैजार्ड में इंडिया की प्रिपेयर्डनेस क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली हमारा क्वेश्चन जो है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपको रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ इंडिया के लॉन्ग कोस्ट लाइन को मेंशन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल द एग्जामिनर कि लॉन्ग कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है। लॉन्ग कोस्ट लाइन का मतलब होगा, हम इंट्रोडक्शन के अंदर ही यहाँ मेंशन करेंगे, इंडिया की कोस्ट लाइन जो कि लगभग 7500 किलोमीटर, ये डेटा भी है, ऑथेंटिसिटी बताता है, लेकिन आप लॉन्ग कोस्ट लाइन को यहाँ मेंशन भी कर पा रहे हो। ठीक है, तो उसमें बताया इंट्रोडक्शन में कि ये क्रिटिकल एसेट है जो कि आपका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है इकोनॉमी में, मिलियन ऑफ पीपल के लाइवलीहुड में सपोर्ट करता है। आपने दो या तीन लाइन के अंदर अपना एक इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, दिस इज अ मॉडल आंसर, राइट। इसमें से आप अच्छा सा कंटेंट उठा सकते हो और उसको अपना आंसर के लिए तैयार कर सकते हो। डेली बेसिस पे हम ये प्रैक्टिस किया करेंगे। देखो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि इस आंसर पे, इस लाइन से आपको ये पता लग जाता है कि इंडिया की 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। तो सही में ही जो हम बोल रहे हैं कि लॉन्ग कोस्ट लाइन इंडिया के पास है, डेफिनेटली है। लेकिन इसने पूछा आपसे कि रिसोर्स पोटेंशियल है क्या उस कोस्ट लाइन में। ठीक है, तो अगर आप ये मानते हो कि रिसोर्स पोटेंशियल है तो आपने स्टेटमेंट दिया है कि हाँ 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन है और उसके अंदर मुझे लाइवलीहुड, लोगों का इकोनॉमिकल सपोर्ट, ये सब देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, तो फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास रिसोर्स पोटेंशियल किस एरिया में देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्स पोटेंशियल है इंडिया का, किस किस एरिया में है, तो बेटर है कि यहाँ पे पॉइंट वाइज जाएंगे। देखिए वैसे तो आपकी चॉइस होती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ पॉइंट पे ही जाना है। क्या क्या हम वैसे पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं जा सकते? आप जा सकते हो, लेकिन जब आप पॉइंट्स लिखते हो तो वो हाईलाइट होते हैं, वो दूर से ही विजिबल होते हैं, एग्जामिनर के लिए उनको पढ़ना आसान होता है। तो बेटर पॉइंट वाइज जाइए आप। अब मैंने आपको यहाँ पे रिसोर्स पोटेंशियल के अंदर को लगभग लगभग 9 टू 10 पॉइंट्स दे दिए हैं। जरूरी नहीं कि आपको 9 टू 10 पॉइंट्स, मैंने 10 पॉइंट दिए तो आपने 10 पॉइंट ही लिखने हैं। अगर आपका क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 150 वर्ड लिमिट में आता है, अगर ये 200 वर्ड लिमिट में आता है, इट डिपेंड कि आपकी वर्ड लिमिट क्या है, उसके ऊपर ही आप पॉइंट्स को लिखोगे। पहला पॉइंट क्या होगा फिर आपका? मेरीन रिसोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है यार, कोस्टल एरिया की बात कर रहे हैं हम, तो मेरीन रिसोर्सेज तो सबसे बेसिक है। आप बताओ कि इंडिया जो है वो सेकंड रैंक करता है ग्लोबली फिश प्रोडक्शन के अंदर, जिसमें एनुअल प्रोडक्शन हमें 13 मिलियन टन देखने को मिलता है। और फिशरीज सेक्टर जो है लगभग ओवर 14 मिलियन पीपल, फिशरीज सेक्टर के अंदर लगभग 14 मिलियन लोग जो हैं वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनका लाइवलीहुड इंश्योर होता है। और ये अप्रोक्सीमेटली इंडिया के अंदर 1.07% जीडीपी के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ये हुआ कि यस, मैरीन फिशरीज वाला पार्ट जो है वो हमारे लिए एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। इससे इंडिया की ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिलती है। और सिर्फ ग्रोथ नहीं, हम फूड रिसोर्सेज के ऊपर भी बात करते हैं तो हमारे पास अच्छे खासे फूड रिसोर्सेज यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। सेकंड मेरे पास जो पॉइंट आता है वो आता है आपका मिनरल रिसोर्सेज। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे भी अर्थ का टोटल सरफेस एरिया का 71% के सरफेस एरिया जो है वो तो लगभग लगभग आपका ओशियन ही है ना। 71% एरिया अगर ओशियन है तो आप सोच के देखो, ओशियन में तो अच्छा खासा पोटेंशियल होना लाजमी है। मैरीन रिसोर्सेज के अंदर हम बात करेंगे तो मिनरल्स भी अबंडेंट मिलते हैं, जिसमें आपके तमिलनाडु कोस्ट है, उड़ीसा कोस्ट है, उनके अंदर आपके रेयर अर्थ एलिमेंट भी मिलते हैं। इवन अगर मैं बात करूं केरला कोस्ट की, तो आपको जान के हैरानी होगी, वर्ल्ड के 90% से ज्यादा मोनाजाइट रिजर्व जिनसे थोरियम एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है वो हमें केरला कोस्ट के ऊपर ही मिलते हैं। तो ये डेटा आप मेंशन कर सकते हो व्हाइल मेंशनिंग अबाउट दी मिनरल रिसोर्सेज जो कि हमें कोस्ट लाइन से मिलते हैं। तीसरा पॉइंट आपका आता है पोर्ट्स एंड हार्बर। देखिए आज के टाइम पे पोर्ट्स की वैल्यू तो काफी ज्यादा है।
डेफिनिटली दोनों तरीके से ज्यादा है। वन, इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन पोर्ट से ज्यादा होता ही है। दूसरा, इकोनॉमी के साथ साथ में हमारे पास कंट्रीब्यूशन अब स्ट्रेटेजिकली भी हो गया है। देखिए नेशंस धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। चाइना जैसी कंट्री तो साउथ चाइना सी को अपना ब्लू सॉइल बोलती है, तो यहाँ पे हमारे पास पोर्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेजर पोर्ट हमारे पास देखने को मिलते हैं, जिनमें जैसे जेएनपीटी एज ए पोर्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अराउंड 60% ऑफ इंडिया का कार्गो ट्रैफिक हैंडल करता है। फिस्कल ईयर 2021 की अगर मैं बात करता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि इंडिया के पोर्ट ने अप्रोक्सीमेटली 1.2 बिलियन टन ऑफ कार्गो हैंडल किया था, एंड इट्स अ वेरी लार्ज वॉल्यूम। और करे भी क्यों ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, तो उसमें ट्रांसपोर्ट एक मेजर वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो ट्रांसपोर्ट अगर चीपेस्ट होता है तो अपने आप ही एक इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकती है। अब ट्रांसपोर्ट चीप कैसे हो सकता है, ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल कैसे हो सकता है? वाटरवे इज द चीपेस्ट वे, अफोर्डेबल वे फॉर ट्रांसपोर्टेशन। डेफिनेटली हमें पोर्ट्स का अच्छा खासा यूज करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास ये भी पता लगता है कि टूरिज्म, वो भी हमारे कोस्टल एरिया पे काफी इंपॉर्टेंट है। कोस्टल टूरिज्म जो है, वो एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू क्रिएट करता है। भाई मालदीव जैसी कंट्री को आप देखोगे तो वो तो इसी सर्वाइवल पे देख रहे हैं। वो तो अपनी कंट्री को देख रहे हैं कि इसी के ऊपर सर्वाइव कर जाएगी। आप जैसे कुछ डेस्टिनेशन देखो, जैसे गोवा है, ठीक है। गोवा अलोन 8 मिलियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है एनुअली। दैट्स अ बिग नंबर। दैट्स अ बिग नंबर, जो कि लगभग 88 बिलियन रुपीस कंट्रीब्यूट करता है स्टेट की इकोनॉमी में। तो मतलब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि टूरिज्म में भी हमारी काफी वैल्यू एडिशन होता है। फिर आता है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एक्वाकल्चर की बात करते हैं तो, और $5 बिलियन का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी देखने को मिलता है। तो एक्वाकल्चर हमारे लिए काफी बड़ा एक रिसोर्स पोटेंशियल हो सकता है। अब इसके अलावा देखो, आप भी मानते हो कि सर कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरिया है तो वाटर तो मोशन में होता ही है। तो वाटर अगर मूविंग है तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी है। इफ वी वांट टू हार्नेस एंड वी विल बी एबल टू हार्नेस दिस काइनेटिक एनर्जी, तो उसको हम किसी और एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के तौर पे देखा जा सकता है। चाहे यहाँ पे विंड हो, चाहे यहाँ पे टाइडल एनर्जी हो। जैसे गुजरात और तमिलनाडु में अच्छा खासा प्रोटेक्शन जो है इसका हार्नेसिंग की जाती है। अगर मैं आपको कंट्री वाइज बताऊं, कनाडा एज ए कंट्री अगर मैं बात करता हूं, तो कनाडा सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है टाइडल एनर्जी के अंदर और हार्नेस भी करता है। तो यस, इंडिया के अंदर भी 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन है। तो अगर कोस्ट लाइन है तो डेफिनेटली हमें इसका भी फायदा लेना ही चाहिए। हमारे पास आती है मैंग्रोव इकोसिस्टम, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट इकोनॉमी, इट्स नॉट ओनली अबाउट डेवलपमेंट, इट्स आल्सो अबाउट द इकोसिस्टम। तो अगर मैं मैंग्रोव इकोसिस्टम की बात करूं, तो ऑन एन एवरेज एरिया कितना हो गया, 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मैंग्रोव्स कवर करते हैं, जिसके अंदर की वेस्ट बंगाल में भी ज्यादा है, गुजरात में भी है, उड़ीसा में भी है। और मैंग्रोव जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा मैंग्रोव्स हमारे लिए एक प्रोटेक्शन हाउस का काम भी करते हैं। प्रोटेक्शन कैसे, देखो, भाई इतना बड़ा एरिया है जो एक तरीके से क्या कर रहा है, हमारे पास ट्रांजिशन स्टेज का काम कर रहा है फ्रॉम दी ओशियन टुवर्ड्स द लैंड मास। इन केस यहाँ पे टाइड्स आते हैं, साइक्लोन आते हैं, कोई हैवी वेव्स आती हैं, इस टाइप की जो चीजें देखने को मिलती हैं, वो यहाँ पे मैंग्रोव्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। वहां पे काफी इंटेंसिटी उनकी कम हो चुकी होगी, तो हमारे लिए काफी बड़ी प्रोटेक्शन हो जाती है। फिर सीपिंग और मैरीटाइम इंडस्ट्री की बात करते हैं। देखिए शिपिंग या मैरीटाइम इंडस्ट्री की बात करूंगा, जैसे हमारे पास सागरमाला इनिशिएटिव आया, इससे क्या फायदा होगा, पोर्ट की कनेक्टिविटी हो गई है। तो अब हम इनलैंड पोर्ट से कुछ सामान मंगवा के इनलैंड आसानी से भेज सकते हैं, या फिर इनलैंड से कोई भी मटेरियल है पोर्ट तक पहुंचा के बड़ी आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये फायदा हम तभी उठा पा रहे हैं जब हमारे पास एक लॉन्ग कोस्ट लाइन देखने को मिल रही है। अगर हमारे पास लॉन्ग कोस्ट लाइन नहीं होती तो ये बेनिफिट उठाना शायद इंडिया के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास ऑयल एंड नेचुरल गैस की बात आती है। आप गोदावरी कृष्णा बेसिन्स को देख लो, यहाँ पे हमारे पास नेचुरल गैस के प्रेजेंस के एविडेंसेस काफी ज्यादा है। नेचुरल गैस अगर हमारे पास प्रेजेंट होगी तो आप सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हो यार कि इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कितनी एनहांस होगी। ठीक है ना, और जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगा, राइट। तो इससे हमारे पास इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो जो हम स्ट्रेटेजिकल रिजर्व बना रहे हैं ना, उनके अंदर भी हमारे पास काफी मदद मिल जाएगी। दैट्स व्हाई हमारे पास ऑयल एंड नेचुरल गैस का एक अबंडेंट रिसोर्स यहाँ से देखने को मिल जाता है। आता है आपका सॉल्ट प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन हमारी लाइफ के अंदर सॉल्ट तो हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन सॉल्ट का प्रोडक्शन होता कैसे है? सर ये कुछ होता ऐसे है कि जो आपका सलाइन वाटर होता है ना, उस सलाइन वाटर को हम क्या करते हैं, इवेपोरेट कर लेते हैं इकट्ठा करके, और जो बच जाता है वो सॉल्ट हम यूज कर सकते हैं, राइट।
गुजरात के अंदर आपको दांडी मार्च तो याद ही होगा, गांधी जी ने भी तो यही किया था, सोल्ट लो ही तो ब्रेक किया था वहां पे। 76% ऑफ कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन जो है हमारे पास वो गुजरात से कंट्रीब्यूट होता है। एनुअली अगर मैं बात करूं तो लगभग 30 मिलियन टन का सोल्ट प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है। तो ऑब्वियसली यार ये तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डे टू डे लाइफ के अंदर एवरीवन यूटिलाइज दिस। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा। देखो 10 पॉइंट मैंने आपको बताए, 10 पॉइंट में आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि अगर 200 वर्ड की लिमिट है, 150 वर्ड लिमिट है या 250 वर्ड लिमिट है, आप उस हिसाब से अपनी नीड के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज याद रखना, क्वेश्चन आपका दो पार्ट में पूछा गया है। पहला पार्ट आपको पूछा गया था कि इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन है और आपने उसको बता भी दिया कि हाँ रिसोर्सफुलनेस इस कोस्ट लाइन के अंदर देखने को मिल रही है। दूसरा पिलर आपके पास था कि जो हमारे कोस्टल एरिया हैं उनके अंदर जो स्टेट्स हैं उनकी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कैसी है, इसके बारे में क्वेश्चन था। तो अब आपको नेचुरल डिजास्टर के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली एक आपको सेपरेट हेडिंग देनी है नेचुरल डिजास्टर के लिए, जिसमें सबसे पहले बताना है कि कैसी प्रिपेयर्डनेस है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास देखने को मिलता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है साइक्लोन्स के लिए बता दिए हैं। साइक्लोन अगर हमारे पास आता है तो इजिली फोरकास्ट कर सकते हैं, 5 डेज इन एडवांस फोरकास्ट कर सकते हैं। इससे हमारे पास फायदा ये होगा, जैसे 2019 के अंदर फानी साइक्लोन आया, इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था इंडिया का, बट स्टिल कि हमारे पास अर्ली वार्निंग थी तो हमारे पास जो डेंजरस एरिया थे वो हमने इवैक्यूएट करवा लिए, तो हमारे लिए वो फायदा हुआ। ठीक है। फिर एनडीएमए की बात करते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखिए एनडीएमए हमारे पास जो भी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, जो भी डिजास्टर रेस्पॉन्स है, जो भी डिजास्टर ट्रेनिंग है, वो एनडीएमए प्रोवाइड करती है। और एनडीएमए क्लोजली एसडीएमए के साथ में टाई अप करके ही काम करती है। एसडीएमए मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये तीन टायर होते हैं, एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो फाइनली ये तीनों ही चीजें जो है अपने अच्छे लेवल पे, दुरुस्त लेवल पे देखने को मिलती हैं। इवन उड़ीसा एज अ स्टेट की अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा इज द बेस्ट परफॉर्मर इन डिजास्टर मैनेजमेंट, काफी अच्छा परफॉर्म वहां पे किया जाता है। फिर क्या आता है, साइक्लोन शेल्टर। देखिए आपको भी पता है कि जब साइक्लोन जैसी इंसिडेंट होती है तो डेफिनेटली लोगों को इवैक्यूएट तो करवाया जाएगा, लेकिन वहां पे शेल्टर हाउस तो चाहिए ना। हर स्टेट ने अच्छा खासा बजट जो है वो शेल्टर हाउस फॉर द साइक्लोन्स के लिए डिवोट किया है, और हमारी जो कोस्टल वनरेबिलिटी है उससे काफी कम हो रही है। तो दैट्स बेनिफिशियल थिंग जो हमारे पास नजर आती है। फिर आता है कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। ऐसा नहीं होता कि ड्यूरिंग डिजास्टर ही हमें कुछ रिस्पॉन्स करना होता है, इसके अलावा बाद में कुछ नहीं करना होता। एनडीएमए जो है वो टाइम टू टाइम कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, जिसमें कम्युनिटी को ट्रेनिंग भी दी जाती है इस चीज के लिए कि अगर डिजास्टर आएगी तो हाउ यू विल प्रोटेक्ट योरसेल्फ एज वेल एज यू विल हेल्प द अदर पीपल। यू विल प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू विल हेल्प द अदर पीपल। तो ये हमारे पास देखने को मिलता है। फिर कोस्टल रेगुलेशंस जोन्स की बात आती है। कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर जब हम बात करेंगे तो कोस्टल रेगुलेशन जोन 2019 हमें ये बताते हैं कि कोई भी अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन अगर होती है या कोई इकोसिस्टम हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमारे पास कोस्टल रेगुलेशन जोन को मानना पड़ेगा। और सीआरजेड अब काफी क्लोजली डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं ताकि हम कोस्टल प्रोटेक्शन कर सकें, और इलीगल जो भी आपकी एनक्रोचमेंट होती है कोस्टल एरिया के अंदर उसको हम रोक सकें। फिर आता है रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक स्कीम आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का काम ये था कि जो भी हमारे पास हाउस नहीं है, जिनके पास में अपने घर नहीं है उनके पास में, उनको हम क्या करेंगे, सेफ हाउसिंग जो है वो अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन वो सेफ हाउसिंग हर एरिया के अंदर अवेलेबल करवाई जाएगी। इससे हमारे पास डिजास्टर प्रिपेयरनेस भी होती है और हमारे पास वेलफेयरनेस भी सोसाइटी में बढ़ जाती है। फिर आता है डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम। डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम जो है वो एनडीआरएफ के अंदर आती है, जिसके अंदर 12 बटालियन है अक्रॉस द कंट्री वो लगाए जा चुके हैं। तो ये भी हमारे पास डिजास्टर प्रिपेयरनेस है, और इनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है हर एक डिजास्टर के लिए कि आपकी डिजास्टर आएगी तो आपके स्पेशली आप ट्रेंड हो। फिर आते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो सिर्फ वही आपका काम करती रहती है, एनडीएमए ही काम करती रहती है। इवन हम यूएन की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ भी काफी हद तक क्लोजली काम करते हैं ताकि हम डिजास्टर की अच्छी ट्रेनिंग ले सकें और हम उसको मिनिमाइज कर सकें डिजास्टर के रिस्क को। उसके बाद बात आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो एनडीएमए भी इवन काफी ज्यादा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाती है कि नई नई टेक्निक्स हम कैसे बढ़ाएं, कैसे हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं डिजास्टर से। और फिर आती है इंश्योरेंस स्कीम, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है ना, या मत्स्य पालन योजना। मतलब कि हमारे पास जो नेचुरल डिजास्टर से लॉसेस होते हैं, साइक्लोन से, फ्लड से, डिजास्टर जो भी आ रही है उनसे, तो फसल पे अगर नुकसान हुआ तो फसल बीमा योजना के तहत उनको इंश्योरेंस मिल पाएगा। तो ये हमारे पास प्रिपेयर्डनेस है, इससे हम कह सकते हैं
आप 2 लाइन में कंक्लूजन दे दोगे, 2 पैराग्राफ नहीं, 2 लाइन में आप 2 लाइन यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है हम यहाँ एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, जिससे हमारे पास इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया है। और स्टेट्स की अगर बात करें तो हैज़ार्ड प्रिपेयर्डनेस स्टेट्स की काफ़ी अच्छी है। कंटीन्यूअस एफर्ट और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की जा रही है। इंडिया काफ़ी अच्छा स्टेट डिज़ास्टर के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है। थैंक्स अ लॉट।